नमस्कार, मैं हूं अमरीन हुसैन और आप देख रहे हैं हमारे डीडी बिहार का ख़ास कार्यक्रम बिहार थिएटर। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार थिएटर में हम आपकी मुलाकात हर बार उन शख्सियतों से करवाते हैं जिन्होंने बिहार थिएटर में और नाटकों में अच्छा खासा काम किया है, काफ़ी अनुभव रहा है और जो इस पूरी विधा को समेटे हुए हैं और संवर्धन कर रहे हैं और इसके संवर्धन में उन्होंने अहम योगदान दिया है। तो आज हम ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनका नाम मनोज कुमार पटेल है। अगर आपने माउंटेन द मांझी मैन फिल्म देखी होगी, अगर आपने जोधा अकबर सीरियल देखा होगा तो आपको मनोज कुमार पटेल ज़रूर याद होंगे। आज हम उनकी ज़िंदगी के छुए अनछुए पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर और जानेंगे कि थिएटर का सफ़र उनका कैसा रहा और थिएटर से बॉलीवुड तक का सफ़र उन्होंने किस प्रकार से तय किया। बहु व्यक्तित्व के धनी अभिनेता एवं लोक नर्तक मनोज कुमार पटेल आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हरिकिशोर पटेल के पुत्र मनोज मूलतः बिहार के शिवहर जिला के रहने वाले हैं। लोक नृत्य और संगीत की ओर इनका झुकाव काफी कम उम्र से ही हो गया। मैट्रिक तक की शिक्षा अपने गृह जिला शिवहर से करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए यह पटना आ गए। पटना आकर यहाँ की रंग संस्थाओं के साथ जुड़कर इन्होंने अपने अभिनय और नृत्य शैली को काफी निखारा। अंधा युग, विदेशिया, हर श्रृंगार एवं गबर घिचोर जैसे नाटकों में अभिनय के साथ मुन्ना माइकल, बधाई हो, लोकनायक और द लिपस्टिक बॉय सहित अनेक फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है। शक्ति, अदालत, वीर शिवाजी एवं जोधा अकबर सहित कई टेलीविजन धारावाहिकों में अपने अभिनय से लोगों के दिलों में मनोज कुमार पटेल ने जगह बनाई है। बिहार की विलुप्त हो रही पारंपरिक लोक नाच को भी फिर से एक नई पहचान दिलाने में इनका महत्वपूर्ण रोल मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में हमारे साथ। धन्यवाद। तो मनोज जी, सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि आपने थिएटर की शुरुआत कैसे करी और ये जो पूरा जो आपका एक्टिंग करियर है ये कैसे शुरू हुआ? देखिए अमरीन जी, मैं जब पटना आया, मैं गांव का हूँ, शिवहर का, और मैं पढ़ाई करने के लिए पटना आया था। वहाँ मैंने बीएन कॉलेज में मेरा इंटरमीडिएट में मेरा नाम एडमिशन हो गया था। वहाँ से ऐसे कहा जाए तो जो कला है वो मेरे बचपन से था। बचपन से मुझे मेकअप है, कॉस्ट्यूम है, मुझे अट्रैक्ट करती थी उस समय से। तो मगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था गांव में कि जहाँ पे आप एक्टिंग कर सको, डांस कर सको। मगर जब मैं पटना आया तो यहाँ से मुझे किसी ने बताया कि किसी दोस्त ने कि भाई यहाँ एक साकार कलाकृति है जहाँ पे डांस होता है, फोक डांस, जिससे आप, तो मैं वहाँ गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं वहाँ से जुड़ करके बिहार के जितने भी फोक डांस है, मैंने वहाँ से किया। फिर किसी ने मुझे बताया कि आपको नाटक करना चाहिए, थिएटर करना चाहिए, एक्टिंग, ताकि आप एनएसडी जा सको। मुझे एनएसडी क्या है, नाटक क्या है, मुझे उस समय बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। पर किसी ने बताया कि एक निर्माण कला मंच है पटना में, संजय उपाध्याय जी का, आप उनसे जाइए, मिलिए, बातें करिए, फिर आपको समझ में आएगा। तो जब मैं श्री संजय उपाध्याय जी से मिलने गया, कि उस समय मुझे एनएसडी के बारे में बिल्कुल पता नहीं था और मैं एनएसडी भरने के लिए मैं उनसे मिलने गया था। तो उन्होंने बताया कि सिर्फ टेस्टिमोनियल लेने आए हो कि एक्टिंग भी करोगे तुम? मैंने बोला कि नहीं सर, मुझे एक्टिंग करनी है। तो उसी समय विदेशिया का रिहर्सल हो रहा था और मैं उसमें ज्वाइन कर लिया। तो निर्माण कला मंच से जो मैंने नाटक किया, कईयों नाटक में मैंने काम किया, और जब वहाँ से नाटक करते करते मुझे एक ऐसा लगने लगा कि भाई नाटक, थिएटर जो है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है, जो इंसान के व्यक्तित्व को, चरित्र को सब बदल देता है। तो वहाँ से मेरी ग्राफ जो है ऊपर उठता चला गया। जी, आपने विदेशिया का जिक्र किया मनोज जी, इसके साथ साथ आपने कई सारे और भी नाटक किए हैं, जैसे अंधा युग की हम बात करें या फिर हम नीलकंठ की बात करें। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसने आपको काफ़ी छुआ और कितना वो ख़ास रहा आपके लिए? देखिए, नाटक का तो अभी जितने भी मैंने किया वो सभी मेरे लिए बहुत ही प्रिय है। नीलकंठ निराला का जो मैंने जो किया था उसमें साहित्य से भी किया था। तो निराला के जो 25 वर्षीय वो जो एक सेवक है उसका भूमिका मैंने निभाया था, बहुत अच्छा था। वो काफ़ी मार्मिक था मेरे लिए कि एक गुरु का सेवा करते हुए वो अपना जीवन व्यतीत करता है कला के लिए।
और विदेशिया एक बहुत मतलब महान कृति है भिखारी ठाकुर जी का, जिन्होंने मुझे मौका मिला संजय उपाध्याय जी के साथ काम करके उस विदेशिया जो है प्ले में काम करने का। तो मैं उसमें पहले कोरस करता था, सूत्रधार। बाद में संजय उपाध्याय जी को लगा कि भाई ये बहुत खूबसूरत दिखेगा फीमेल गेटअप में, तो मुझे रखेलिन कास्ट कर दिए वो। तो उन्होंने मुझे एज अ लीड कैरेक्टर बोले, रखेलिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है विदेशिया का, वो मुझे फिर कास्ट किए। और वो सच ऐसा लोग बोलते हैं कि वो एक इतिहास बना, मतलब बहुत खूबसूरती के साथ मैं उसको कर पाता हूँ, मुझे लगता है। और जहाँ तक मुझे फीडबैक मिलता है तो वो रखेलिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है। तो विदेशी का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी एक्चुअली आपके दिल को छूता है। जी। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों के सामने विदेशी का कोई डायलॉग या कोई एक ऐसा सेंटेंस हम चाहेंगे कि दर्शकों को दिखाएं जिससे वो उसकी एक्टिंग समझ सकें और उसका लुत्फ़ हमारे दर्शक भी उठा सकें। अच्छा, ये तो मुझे करते हुए बहुत, मतलब मैंने जब किया था वो 10 साल 12 साल पहले की बात है। उसका पूरा कॉन्सेप्ट, उसका जो डायलॉग से भाषा है वो भोजपुरी का है। तो भोजपुरी हमारे यहाँ का है, जिन्होंने भिखारी ठाकुर जी का है। तो बहुत विदेशिया का बहुत ही अच्छा डायलॉग है, जो रखेलिन जो बटोही आते हैं रखेलिन को, उसके विदेशी को ले जाने के लिए, और वो रखेलिन उसको मना करती है कि, तो फिर उस बटोही और रखेलिन के बीच में नोक-झोंक होता है। तो फिर उसको बोलती है कि तू यहाँ से जाबा कि ना, कि हम तो हर सब ये झोला झंडी लेके फेंक दी बाहर। तो इस तरह का कुछ संवाद हुआ उस समय होता था, और काफ़ी नोक-झोंक होते थे। उस समय रिदमिक प्ले था, पीछे से सॉन्ग बजते थे और फिर हम लोग परफॉर्म करते थे उसको। तो आपको कैसा लगता है कि आपने दोनों ही जगह पे काम किया है? मतलब नाटकों की बात करें तो वहाँ पे भी आपने काफ़ी नाटक किए, फिर आप पर्दे पे चले गए, फिल्मों में वहाँ भी काम करें। लेकिन क्या लगता है आपको कि कितना मुश्किल है या कितना अलग है दोनों एक दूसरे से, दोनों के लिए एक्टिंग करना, पर्दे पर की एक्टिंग और फिर थिएटर की एक्टिंग? एक्चुअली अंदर तो बहुत है दोनों में, क्योंकि पर्दे का एक्टिंग में वो लाउडनेस नहीं लानी पड़ती है, और थिएटर में हमको लाउड करना पड़ता है। क्योंकि थिएटर में लाउड इसलिए करना पड़ता है कि दर्शक बहुत दूर होती है, उनको सुनना ज़रूरी होता है। बट हमारे सिनेमा में ऐसा नहीं है। अगर हम लोग फुसफुसा की भी बात करते हैं, माइक्स लगी होती है और वो तक दर्शकों तक हमारी आवाज़ें जाती हैं। तो और ख़ासकर थिएटर बहुत एक थिएटर एक बेस बनाने के लिए काफ़ी एक आर्टिस्ट के लिए होता है, कि ताकि वो फिल्म में उसको हेल्प करती है, मगर मजबूती के साथ हेल्प करती है। बट आप थिएटर एक्टिंग आप फिल्म में नहीं कर सकते, और वो आपको सपोर्ट करती है। बट वहाँ पर काफ़ी नेचुरल करना पड़ता है फिल्म में, कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन लाउड नहीं होना चाहिए, बहुत शटल होना चाहिए। अभी तो वेब सीरीज़ का हो गया है, तो आप ज़रा सा भी आईब्रो भी ऊपर उठ गया तो फिर वो लोग भी सवाल करते हैं, या फ्लैट चाहते हैं, नो एक्सप्रेशन, ऐसा आजकल ऐसा हो गया है। तो आपका जो इंटरेस्ट जगा नाटक करने में, नाटक के प्रति आपको कब लगा कि मुझे इसमें जाना चाहिए, या ये बेस मेरा मजबूत करेगा, इस वजह से इसमें जाना चाहिए? क्या था जिसने आपको बांध के रखा नाटकों से? एक्चुअली जब मैं फोक किया करता था गांव, मतलब बिहार का जितने फोक होते थे सब मैंने किया है। तो फोक और नाटक, जब नाटक करने के लिए उस स्तर से बात होती थी, जो मुझे लगता था कि इससे बहुत ज्ञान मिल रहे हैं। और फोक डांस में क्या होता था कि हमारा वो गाने पीछे से बजते थे, हम परफॉर्म कर लेते थे। पर थिएटर में क्या होता कि आपको पढ़ाई होती थी, उसमें आपके एडिक्शन पे काम होते थे, डायलॉग्स पे काम होते थे। तो ये चीज़ें लगता था कि ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, और जहाँ से हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे आज अगर मैं उस मुकाम पे हूँ तो मुझे लगता है कि थिएटर का बहुत ही बड़ा हाथ है, क्योंकि संजय उपाध्याय जी के साथ काम करके मैंने वो अपने आप बेस बना चुका था उस समय, कि मेरे अंदर वो पावर और वो कॉन्फिडेंस आ गया था। तो उसकी वजह से मैं धीरे धीरे फोक डांस अभी भी हमारे अंदर है, मैं करता हूँ, मगर प्रायोरिटी मेरा थिएटर हो गया और एक्टिंग हो गया। मनोज जी, आपके जैसे व्यक्तित्व जो हैं वो एक समाज के लिए, या समाज में जो लोग हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि समाज जो ख़ास करके अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, जिन फैमिली से बिलोंग करके हम ऊपर जाते हैं उठते हैं, वहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं होती है। कई मरतबा जब आप कहते हैं कि हमें थिएटर में जाना है या फिर एक्टिंग करनी है, तो कुछ अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से, अस्थिरताओं की वजह से नहीं एक्सेप्टेंस होती है। तो आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब आपने ये फ़ैसला लिया कि आपको थिएटर करना है? देखिए, ये सवाल आपने पूछा है वो बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि जहाँ तक अर्थ की बात आ जाती है, पैसे की बात आती है,
तो हर पेरेंट्स चाहते हैं, गार्जियन चाहते हैं कि उसके बच्चे पैसे कमाएं एक समय पे। और अभी थिएटर क्या है, और डांस में अगर लोक नृत्य में जाते हैं तो एक कैरियर के बेस पे हम लोग जा सकते हैं, बट हमें उतना पैसा हम लोग नहीं, हमको आज के क्षेत्र में नहीं मिल पाता आज के डेट में। तो जहाँ तक हमारी बात है, तो हमारे जो पेरेंट्स से वो पढ़ाई करने के लिए पटना भेजे कि आगे जाके नौकरी करेगा। मुझे भी पढ़ लिख कर IPS ऑफिसर बनना था उस समय कि मैं पढ़ाई में और ठीक था, मगर धीरे धीरे कला के क्षेत्र में जो बचपन से रुझान था तो मैं इधर सरक के आ गया। तो इस समय में क्या उसमें क्या होता है कि आपको वो पैसा आपको नहीं कमा पाते, नहीं मिल पाता था जिस समय, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं फोक डांस करता था तो मुझे 200 रुपये मिलते थे, कन्वेंस भी नहीं मिलते थे। जब मैं थिएटर करता था तो उस समय भी अब 200-300 ही मिला करते थे प्ले का, और कन्वेंस के रूप में 100 रुपया 150 रुपया ऐसे मिला करते थे। उसके वजह से आप खुद का भी नहीं खा पाते थे, हम लोग बचत करते थे, अपना TADA बचाते थे कहीं भी जाते थे। तो ये मुश्किल था उस समय, बहुत मुश्किल था कि आप सरवाइव नहीं कर पाते। आज भी थिएटर आर्टिस्ट जो हैं वो भी सरवाइव कर रहे हैं, मतलब कि मुश्किल होती है। तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट को और जितने भी थिएटर एक्टिविस्ट जितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इनको प्रोफेशनल तरीक़ा से इस पर काम किया जाए ताकि आर्टिस्ट को उनको उतना मान दे, उनको मिलना चाहिए। तो कष्ट होता है, मैंने खुद स्ट्रगल किया है, क्योंकि यहाँ से लेकर मुंबई तक मैंने जब गया तो मुझे इसका सामना करना पड़ा था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा आपका IPS बनने की तैयारी करते करते एक्टिंग में आ जाना। आपने हमेशा से चुनाव किया चुनौतियों का। आपने कैरेक्टर भी मनोज जी ऐसे चुने जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हैं। मतलब एक पुरुष होकर एक महिला का किरदार निभाना, आपकी कई बार एक इमेज होती है उसके ऊपर, कई बार उसको प्रभावित करता है, आपकी पब्लिक परसेप्शन को आपके प्रति प्रभावित करता है। तो आपने वो कैसे चुना कि आप महिला का किरदार निभाएंगे, और वो महिला का किरदार इतना फेमस हो गया कि हर घर में लोग रेशम खान को पहचानते थे? एक्चुअली इसमें भी मेरा थिएटर का बहुत बड़ा हाथ है। जब मैं विदेशिया में जब मैं वो कोरस में जब नाचता था, तो जब वो मैं गेटअप लिया तो मुझे खुद में ऐसा लगा कि मैं कर सकता हूँ ये काम। तो मैं बहुत उस कैरेक्टर से मुझे कॉन्फिडेंट आ गया कि मैं बहुत खूबसूरत दिखता हूँ, मुझे लगा कि मैं ही हूँ। उसके बाद तो समझ में आया कि नहीं, मैं इसको बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। ये काम जब मैं मुंबई गया, वहाँ पे एक ऑडिशन हो रहा था और वहाँ पर कोई दूसरा लड़का फीमेल गेटअप का दे रहा था। तो मैंने कास्टिंग को बोला कि मैं इससे बेटर करूँगा, और मैं अपने पीठ पे ना एक बड़ा सा एल्बम लेके घूमा करता था। तो मैंने उसको निकाला कि सर आप देखिए, और ये मैंने काम किया है। तो वो कास्टिंग डायरेक्टर ने क्या किया कि उसे बोला कि आप ये कॉस्ट्यूम इनको पहनाओ और ये सेम ऑडिशन ये देंगे। और मैंने फटाफट वो कॉस्ट्यूम पहना, मेरे सभी लोग स्टूडियो में लुक देखते ही रह गए कि अरे ये। फिर मैंने जब वहाँ पे परफॉर्म किया तो फिर मैं फाइनलाइज हो गया। तो मुझे लगता है कि ये जो बेस जो मेरा बना हुआ था, जो ये कॉन्फिडेंट था, वो मुझे वहाँ काम आया। तो इसके लिए मैं निर्माण कला मंच संजय उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग आपका सफ़र रहा। हम ये जानना चाहेंगे कि थिएटर से आप थिएटर में आपने काफ़ी काम कर लिया, कई नाटक किए, अपनी एक पहचान बनाई, एक वो दौर रहा आपकी ज़िंदगी का। फिर आप बॉलीवुड की तरफ चले गए। तो वो जो ट्रांजिशन था आपका थिएटर से बॉलीवुड की तरफ, वो कैसे हुआ, कैसे आपको चांस मिले? और कई बार जैसा कि आप बिहार के शिवहर से हैं, कई बार जब हम छोटे शहरों से जाते हैं तो वो स्कोप मिलना बहुत बड़ी बात होती है, वो एक्सपोजर मिलना काफ़ी कठिन होता है। ये सब कुछ आपने कैसे मैनेज किया, और उस वक्त में बॉलीवुड का आपके प्रति क्या रवैया था? देखिए एक्चुअली क्या हुआ ना कि हमारे यहाँ पे जो थिएटर जब मैं करता था, डांस किया करता था, तो हमारे साथी बहुत सारे जो काम करते, जैसे कुमार उदय भी बहुत अच्छा काम करते हैं, रंग समूह उनका ऑर्गेनाइजेशन है, डांस करते हैं। तो आज की डेट में जो चीज़, जैसे मैं बॉम्बे निकल गया, वहाँ कर वो आज यहाँ है, तो कहीं ना कहीं से उनको वो अर्थ का सामना करना पड़ता है। तो मुझे उस समय पैसे की बहुत ज़रूरत थी। उसके लिए मैंने लोक नृत्य थिएटर करते हुए मैं DPS ज्वाइन किया। DPS में मैंने 7 साल पढ़ाया वहाँ पे, और उसके बाद भी मुझे लगा कि मैं अपने कला के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं आ पा रहे हैं, या फिर मैं अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पा रहा हूँ जो कोई मैं हूँ, मेरे अंदर जो है। तो मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मेरी फैमिली सफ़र की इसमें, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, और मैं किसी भी तरीक़े से मैनेज करके उनको कन्विंस किया कि मुझे जाने दीजिए। अगर मैं सफल नहीं होता हूँ तो मैं फिर वापस आऊँगा, फिर ज्वाइन करूँगा स्कूल, और फिर मैं यहीं होकर मैं संभालूँगा। पर थैंक टू गॉड कि मैं वहाँ जाते ही मुझे इस बेस पे, क्योंकि मेरे पास वो कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैंने थिएटर किया था, जो मैंने डांस कर रखा था, जो मैंने पढ़ रखा था, वो मुझे आगे काम आया। तो उस बेस पे मुझे वहाँ काम मिलना शुरू हो गया। और जब वहाँ काम मिलना शुरू हुआ
तो मेरा एक्टिंग काम आया वहाँ पे। मेरा लुक तो चलो ठीक है सेकेंडरी आता है, बट आपका जो कला है, जो टैलेंट, वो पहले मुझे उन्होंने देखा। तो फिर वहाँ से मुझे जब कास्टिंग हुई और जब मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना तो काफ़ी अच्छा अमाउंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना। तो मुझे लगा कि, और आज मैं बताना चाहता हूँ कि जोधा अकबर में करते करते ही मैं अपना घर वहाँ बना लिया। तो ये बहुत अच्छी बात मेरे लिए हुई, मेरी फैमिली भी बहुत खुश हुई कि भाई ये तो बहुत अच्छा चीज़ है कि चलो ठीक है। और ये कैरेक्टर जो रेशम खान का कैरेक्टर, जो हमें थिएटर से ही मैं अपने आप को मतलब उत्साहित कर रखा था कि मैं इस कैरेक्टर को आगे ले जाऊंगा, और इसी फीमेल कैरेक्टर ही मुझे आज के डेट में मेरी फैमिली चलाने में मेरी मदद करती है। तो मैं इसको रेस्पेक्ट करता हूँ, आदर करता हूँ। तो जैसे कुमार उदय जो फीमेल कैरेक्टर करते हैं, मैं उसको भी रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत वो बेचारे बहुत सहते हैं बिहार में, और काफ़ी दुख दर्द के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। मनोज जी, आपने उदय सिंह जी का बड़ा जिक्र किया पूरे इंटरव्यू के दौरान में। उदय सिंह जी आपके बारे में क्या कहते हैं, हम ये दर्शकों को सुनाना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। मनोज पटेल जी बहुत ही अच्छे रंगकर्मी हैं, नर्तक हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका जितना भी कार्यक्रम देखेंगे आप उबेंगे नहीं, इतने अच्छे नर्तक हैं। आप उनका डांस देखेंगे तो वही ताजगी रहेगा, उनका नाटक देखेंगे तो वही ताजगी रहेगा। इतने अच्छे कलाकार हैं कि हर चीज़ में वो ढलते हैं और एक नया रूप लेके आते हैं और लोगों को बहुत अच्छा मनोरंजन करते हैं। मनोज जी आज मुंबई गए हैं और मुंबई में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। उनका जो भी काम होता है लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्न होते हैं लोग देखकर। हम चाहते हैं कि और अच्छा काम करें और देश विदेश में उनका नाम हो। नया शहर, परिवार की जिम्मेदारी और आर्थिक दबाव, इन सारी चीज़ों में, सारे चैलेंजेस, चुनौतियों के बीच में कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेटेड रखा कि मुझे यही करना है और मुझे अपने थिएटर को, अपनी एक्टिंग को ही फॉलो करना है आगे? एक्चुअली इसमें मेरा ये कहना होगा कि जैसे हमारे जितने पीछे जो हमें जो देख रहे हैं, जो जूनियर बच्चे जो हमें थिएटर में, डांस में देखा करते थे, वो हम लोगों को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं वो समझते थे कि अगर ये ऐसा कर रहे तो मैं भी कर सकता हूँ। सबसे ये जहन में मेरा सवाल था और मैं सोचता था कि अगर मैं नहीं कर पाऊँगा, विफल होता हूँ, तो कहीं ना कहीं से वो लोग भी हतोत्साहित होंगे। तो एक पॉइंट एक था कि मैं नहीं, मुझे हार नहीं माननी है। दूसरा ये था कि मुंबई में मेरा एक दोस्त था जो उसका नाम विनोद जायसवाल है, वो काफ़ी मुझे मोटिवेट किया वहाँ पे कि नहीं तुम कर सकते हो। और मुझे मुंबई के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था, तो उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया यहाँ ले जाकर, वहाँ दिखाने के लिए। और समटाइम्स मैं कभी फाइनेंशली क्राइसिस में आया तो वो मुझे हेल्प किया। तो एक पॉइंट था कि वो उसने मुझे मदद किया था। दूसरी बात है कि ये मोटिवेटेड था कि नहीं मुझे छोड़ना नहीं है, और क्योंकि मुझे अपने जो कला और जो टैलेंट है उस पर मुझे काफ़ी भरोसा था। तो इसके लेकर मैंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे बैकअप नहीं होना है। और ये सारे पॉइंट को मैं सोच कर, कभी कभी मैं सोचता था, मेरे फैमिली बारे में मुझसे आशा लगा के रखते थे कि अरे क्या होगा, वो मैं तोड़ना नहीं चाहता था कि क्योंकि वो अगर वो सोच रहे थे कि मेरा बेटा मुंबई गया कुछ अच्छा करेगा। और जब मुझे टीवी पर देखे और वो सीरियल्स और ऐड में, तो वो गर्व के साथ उन लोगों को भी मोहल्ले में सब लोग बुला के घर में पूछते हैं, बातें करते हैं, तो एक अच्छा गुड फील होता था। तो मैंने बोला कि ये सब चीज़ें मुझे एक शो के बाद ही मुझे वो सब बैकअप मिलना शुरू हो गया था कि नहीं, अभी मुझे उत्साह भरना शुरू हो गया था कि नहीं मैं अच्छा काम करूँगा। तो ये चीज़ थी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पटना में भी मेरे जो फैंस है, गार्जियंस है, जैसे यहाँ पर मुझे मुन्ना भैया हैं, वो काफ़ी मेरे जैसे दूरदर्शन के लिए या कहीं भी मुझे कहीं ले जाने के लिए वो बहुत सपोर्ट करते हैं एज ए गार्जियन तौर पे। तो मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ कि वो काफ़ी मोटिवेट करते कि नहीं तुम कर सकते हो, तुमको बने रहना चाहिए। तो वो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि काफ़ी वो इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि मुझे बने रहने में हिम्मत मिलता है। आप जैसे मंजे हुए जो कलाकार हैं, जो नाटक से, थिएटर से गुज़र करके फिर बड़े पर्दे पर चले जाते हैं, ये काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है, काफ़ी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। लेकिन कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो चाहते हैं ये करना, मगर वो चुनौतियों के सामने कई बार हथियार डाल देते हैं, कई नहीं मुमकिन हो पाता है उनसे। तो आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो करना तो चाहते हैं, अपने पैशन को फॉलो, एक्टिंग में आना चाहते हैं, थिएटर करना चाहते हैं, मगर इन चीज़ों की वजह से कर नहीं पाते हैं? जी बिल्कुल, ये बात है, क्योंकि जो बच्चे हैं ना, वो अभी सिर्फ वो चाहते हैं कि मैं जंप कर लूँ, बहुत बड़ा मुकाम पार लूँ एक साथ में, और वो वहाँ पे गिर जाते हैं। क्योंकि ऐसे नहीं होता कि कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी कला हो, वो समय मांगती है। और आजकल बच्चे आते हुए डायरेक्ट बोलते हैं हम NSD जाएंगे, जो संभव नहीं है।
उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उसको पढ़ाई करना पड़ता है, उसके बाद ही वो जा पाएंगे वहाँ तक। तो वो सीखते कुछ नहीं है मगर उसको पाने की कोशिश करते हैं। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि पहले पढ़ाई बहुत ज़रूरी है इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। चाहे आप डांस करो, एक्टिंग करो, एक्टिंग के लिए तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आप बिना पढ़े आप डायलॉग भी आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि लंबे लंबे डायलॉग होते हैं। और ऐसा नहीं, थिएटर में मुझे 1 महीना की रिहर्सल होती है, वहाँ पर रिहर्सल नहीं होते हैं। आप मेकअप करते रहेंगे, स्क्रिप्ट आ जाएगी, लंबे लंबे डायलॉग्स रहेंगे, अगर आप नहीं जानते रहेंगे तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो वो क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई डायलॉग्स आप बोल पाएँ कैमरा के सामने, और वो कॉन्फिडेंट के लिए आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे थिएटर में आपको अपने आप को मांचना पड़ेगा। तो ये सब मुश्किलें हैं जो उन लोगों को समझना पड़ेगा। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। वो बच्चों को मैं यही बोला हूँ, पढ़ाई करना, और पढ़ाई करके ही और थिएटर करके प्रैक्टिस करके फिर आप वहाँ पे जाइए, फिर आपको तकलीफ़ें उतनी नहीं होगी जितना वहाँ होगी जाने के बाद। तो क्योंकि पका पकाया चीज़ अगर आप लेके जाते हैं तो फिर आपको वो उतनी मुश्किलें नहीं आएगी। अगर आप कैमरा के सामने आप एक्टिंग कर ही नहीं पाएंगे तो फिर वो क्यों लेंगे। तो ये सब है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसमें। जी। तो मनोज जी, इस डिजिटल वर्ल्ड में, OTT के वर्ल्ड में, वेब सीरीज़ के वर्ल्ड में आप थिएटर को कहाँ पाते हैं? थिएटर का मुकाम आज के टाइम में क्या है? कितनी अहमियत है उसकी अभी भी, रेलेवेंसी? अभी सच में वेब सीरीज़, फिल्म अभी ऐसा हो गया, अभी डिजिटल ज़माना आ गया है, सभी के घर में मनोरंजन के साधन है, मोबाइल हैं। यहाँ पे थिएटर में लोग गिने चुने लोग अभी आते हैं देखने के लिए, मगर मुझे लगता है कि थिएटर एक बहुत ही उच्च क्लास का, उच्च वर्ग का चीज़ है जिसको समझना लोगों को पड़ेगा, क्योंकि थिएटर ही ऐसा है जो हमारे व्यक्तित्व को बदल देता है, हमारे चरित्र को भी बदल देता है बच्चों। क्योंकि मैं खुद महसूस करता हूँ कि मैं पहले के मनोज में अभी में बहुत अंतर है, क्योंकि ये थिएटर की वजह से ही हुआ है। तो थिएटर का जो अभी जो महत्व है वो हमेशा ही रहेगा मेरे, क्योंकि उसमें अभी इतने लोग काम कर रहे हैं, बहुत विद्वान, बहुत गुरुजन ऐसे लोग हैं जो थिएटर को अपना कैरियर बना के रखे हैं कि हमको, चाहे उसको पास कम पैसे हैं फिर भी वो जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं कि हम इसको आगे लेके जाएंगे। तो सच में थिएटर के लिए हम यही चाहेंगे कि ऐसे लोग जुड़े रहें, जैसे हम हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं। हमारे पटना रंगमंच के बहुत सारे ऐसे दिग्गज लोग हैं जो हम थिएटर को आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं। तो ये मतलब कि ये कभी भी इसका महत्व हमेशा रहेगा। क्या ज़रूरी कदम है जो हमें एक थिएटर के संवर्धन के लिए, अगर हम ख़ास तौर पर हम बात करें बिहार में जो हमारा थिएटर है, जो काफ़ी पुरानी एक विधा है हमारे यहाँ पे चली आ रही है, तो इसके संवर्धन के लिए हमें क्या कदम उठाने की ज़रूरत है? मैंने जैसे कहा कि हमारे जितने भी थिएटर एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो अपने अपने दायित्व को समझें कि इसमें तो देना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या है कि पैसे लगते हैं, अपना समय लगता है, टैलेंट लगता है, बहुत कुछ लगता है। तो जो व्यक्ति थिएटर में आना चाहते हैं तो वो कम्प्लीटली थिएटर को अपना समय दें, और जो लोग इनसे जुड़े हैं, जैसे बड़े पदाधिकारी हैं जो कुछ कर सकते हैं, इनके लिए पैसे दे सकते हैं, तो उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं देना चाहिए उनको, मतलब एक मिडिल मध्यम रास्ता होना चाहिए, ताकि उसका भी मज़ा मन लगा रहे और उसके भी गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी समझे। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बात करके और ऐसे हम अपने थिएटर को बचा सकते हैं, लोग इंटरेस्ट इसमें ला सकते हैं, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि भाई इसमें कुछ ऐसा करें ताकि उनको भी आर्थिक मदद मिले, तो इससे उसमें इंटरेस्ट होगा लोगों को आने के लिए। कई सारी फिल्मों में काम करने के बाद और प्रोमिनेंट रोल्स करने के बाद आपके ऊपर अभी भी थिएटर का कितना असर है? मुझे जहाँ तक लगता है कि थिएटर से ही मैं जाना चाहता हूँ, और थिएटर ने ही मुझे वहाँ तक पहुँचाया है। फिल्म भले ही एक्टिंग करने के दौरान डायरेक्टर ने रोका हो कि बहुत लाउड एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, बहुत ही शटल चाहिए, बहुत ही नेचुरल चाहिए, तो वो हम लोग करते हैं। मगर आज भी अगर फिल्म में भी अगर लोग जानते हैं कि थिएटर आर्टिस्ट है तो वो सबसे पहले लेना चाहते हैं, कास्ट करना चाहते हैं कि भाई इसका बहुत अच्छा, क्योंकि थिएटर में क्या होता है कि लंबे लंबे डायलॉग बोलने का आपको अभ्यास होती है, तो वो डायरेक्टर चाहते हैं कि ये लंबे लंबे डायलॉग बोल पाए, तो उसका है तो उसका असर जाने वाला नहीं है, वो हमेशा रहेगा। कुछ कम हो सकता है मगर जाएगा नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद आपका भी। तो दर्शकों, हमारे साथ बिहार थिएटर के आज के एपिसोड में मौजूद थे मनोज कुमार पटेल जी।
जिन्होंने अपने जो अनुभव हैं हमारे साथ साझा किए। आपने उनके सभी तरीके के अनुभव जाने सुने, उनका रंगमंच के अनुभव से लेकर के उनके फ़िल्म के करियर तक के बारे में सारी जानकारियाँ हासिल की। इस तरीके के एपिसोड हम आपके लिए हर बार लेके आते रहेंगे। फ़िलहाल हमें कार्यक्रम में दीजिए इजाज़त, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।